नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही ये न्यूज आई है कि रशिया ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अंदर अपने पार्टिसिपेशन को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन का मतलब आई होप आप लोग को पता होगा कि कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि ट्रीटी खत्म कर दी, लेकिन कुछ टाइम के लिए कि उसका जो ऑब्लिगेशन था इस ट्रीटी में को रोक दिया है। अब ये जो रशिया का डिसीजन है इसके कई मतलब निकल सकते हैं, क्योंकि इस ट्रीटी के अंदर कई टर्म्स पे दोनों कंट्रीज यूएसए और रशिया एग्री किए थे। इसीलिए सस्पेंशन ऑफ ऑब्लिगेशन से कई अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन पैदा हो गई है, जिसकी वजह से कई एक्सपर्ट कंसर्न है। यूएन ने भी इस पे अपना कंसर्न जताया। यूएन के जो स्पोक्सपर्सन है स्टेफन डुजारिक, उनने कहा है कि अ वर्ल्ड विदाउट न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल इज फार मोर डेंजरस अनस्टेबल वन विद पोटेंशियल कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि एवरी एफर्ट शुड बी टेक टू अवॉइड दिस आउटकम्स इंक्लूडिंग इमीडिएट रिटर्न टू डायलॉग। एंटोनी ब्लिंकन, जो कि यूएस के एसओएस है यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनने भी इस डिसीजन पे कहा है कि ये जो अनाउंसमेंट है ये डीपली अनफॉर्चुनेट है और इरिस्पॉन्सिबल है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इस चीज के बाद से काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है और ये डिसीजन एक तरीके से बहुत बड़ा सेटबैक है जो पीस एफर्ट्स इतने सालों तक किए गए थे अलग अलग लीडर्स द्वारा प्लस नेगोशिएटर्स द्वारा, उनके लिए। नौ इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी है क्या और क्यों रशिया ने इससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया है और क्यों ये इतनी बड़ी न्यूज है। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। 1950s की शुरुआत होते होते तक दो वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुके थे और सारी कंट्रीज को ये समझ में आ गया था कि वॉर जब भी होता है तो उसमें चाहे जो भी कंट्री जीते, जो डैमेज होता है, जो नुकसान होता है, वो दोनों साइड का होता है। और जिस जियो और जीने दो या फिर सर्वे भवंतु सुखिना के आइडिया के बारे में भारत सदियों से बात करता था, वो 20वीं शताब्दी के बीच में जाके इन कंट्रीज को समझ में आने लगा था। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन को स्टैब्लिश किया गया और सारी कंट्रीज ने म्यूचुअली इस बात पे एग्री किया कि अब हम लोग कोई भी वॉर नहीं करेंगे और डिप्लोमेसी की तरह अपने जितने भी इश्यूज हैं उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वो टाइम था जब एक नया टसल या फिर नया कंपटीशन या फिर नया आइडियोलॉजिकल वॉर ही कह लीजिए वो पनप रहा था, जिसमें वेपन्स के थ्रू यानी कि हथियारों के थ्रू तो वॉर नहीं लड़ी गई थी, लेकिन इस वॉर में कौन अपनी आइडियोलॉजी को ज्यादा प्रमोट कर पाता है, ज्यादा फैला पाता है, इस चीज की लड़ाई थी। ये आइडियोलॉजिकल वॉर था सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में। दोनों यूएसएसआर, जहां से सोशलिज्म को एडवोकेट किया जाता था, और यूएसए जो कि कैपिटलिज्म का पोस्टर बॉय था, क्योंकि इन लोग ने बोल रखा था यूएन में कि ठीक है हम लोग कोई भी वॉर नहीं करेंगे। इसीलिए अपने आइडियोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने के लिए दोनों कंट्रीज ने प्रॉक्सी वॉर और साइकोलॉजिकल वॉर का सहारा लिया। प्रॉक्सी वॉर में ये लोग क्या करते थे, अपनी जो सपोर्टर कंट्रीज थी उनको लड़वाते थे और सपोर्ट करते थे, और साइकोलॉजिकल वॉर में ये लोग शक्ति प्रदर्शन करते थे। यूएसए एक मिसाइल टेस्ट करता था तो यूएसएसआर उसके बदले में 2 मिसाइल टेस्ट करता था। दोनों एक तरीके से सिग्नल भेजते थे एक दूसरे को कि कोई भी बदतमीजी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। इसके चलते दोनों कंट्रीज में आर्म रेस शुरू हो गई। एक के बाद एक न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम दोनों टेस्ट करने लगे, दोनों अपने आर्सेनल में ऐड करने लगे और इनकी कैपेबिलिटी में और भी ज्यादा एडवांसमेंट करने लगे, केवल एक दूसरे को सिग्नल भेजने के लिए। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो इतने सारे न्यूक्लियर बम डेवलप कर चुके थे, इनमें से सिर्फ 1-2 बम ही काफी थे पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इन सब के बीच में पिस रहा था यूरोप। आप लोग को पता होगा कि ज्यादातर ईस्ट यूरोप जो था वो यूएसएसआर वाले ब्लॉक में था और वेस्ट यूरोप जो था वो यूएसए वाले ब्लॉक में था। तो दोनों अपनी फ्रेंडली कंट्रीज जो थी उनको कहती थी हमें अपने मिसाइल रखने दो अपने यहाँ पर, या फिर उनको प्रमोट करती थी कि दूसरे कंट्री के सपोर्ट वाली कंट्री से लड़े, जिसके बाद फोर्सफुली उस कंट्री तक अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया जाए। तो इस तरीके से दोनों यूएसएसआर और यूएसए अपनी अपनी सपोर्टिव कंट्री पे प्रेशर बनाने लगी थी। धीरे धीरे माहौल जो था वो फिर से हीटअप होने लगा और इसीलिए 1970s और 1980s आते आते तक सबको ये समझ में आने लगा था कि ये दोनों कंट्री जो इतनी तेजी से अपने मिसाइल एडवांसमेंट कर रही है, इतनी तेजी से न्यूक्लियर वॉरहेड डेवलप कर रही है, इसको लिमिट करने की जरूरत है। और सबसे पहले जरूरत है कि एटलीस्ट ये लोग जितने डेवलप कर चुके हैं कम से कम वहां रुक जाएं, उससे ज्यादा और ना डेवलप करें। इसीलिए 1969 1970 के बाद इस चीज पे बात होना शुरू हुई। 1979 में नाटो ने एक ड्यूल ट्रैक स्ट्रेटेजी बनाई, जिसमें नाटो ने ये डिसाइड किया कि एक तो हम लोग जो एफर्ट है इस चीज में, इस नेगोशिएशन में, उसको कंटिन्यू रखेंगे। दूसरा, जब तक दोनों कंट्रीज मिलकर इस चीज पे एग्री नहीं कर जाती तब तक क्या करेंगे कि हम लोग अपने भी मिसाइल को डिप्लॉय करेंगे, उनको भी डेवलप करेंगे डेटरेंस बनाने के लिए यूएसएसआर पे। फिर 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, उसके बाद जाके कुछ प्रोग्रेस इस चीज पे होती हुई दिखी और उसके बाद फिर कई अच्छी ट्रीटीज दोनों कंट्री ने इसकी ओर
2024 साइन की, जिसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं आप लोग ये जो डिस्ट्रिक्शन है इसको समझ लीजिए। जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसके रेंज के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया जाता है। उसमें जो इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल होता है उनकी रेंज होती है 3000 से लेके 5500 किलोमीटर के बीच का, यानी इतने दूर तक ये जो मिसाइल होती हैं वो जाके हिट कर सकती हैं। इससे ज्यादा रेंज का जो मिसाइल होता है उसको कहा जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि आईसीबीएम। इनकी रेंज 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा की होती है। और इंटरमीडिएट रेंज से कम रेंज की अगर आप लोग मिसाइल देखेंगे तो वो होती हैं मीडियम रेंज मिसाइल, जिनका 1000 से लेके 3500 किलोमीटर तक का रेंज होता है। और उससे भी कम होती हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल, जिनका 300 से लेके 1000 किलोमीटर तक का रेंज होता है। इससे कम की यानी 300 किलोमीटर से कम की रेंज की जो मिसाइल होती है उनको कहा जाता है टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। और इस टैक्टिकल मिसाइल को छोड़ के बाकी सब मिसाइल्स को हम लोग स्ट्रेटेजिक मिसाइल भी कहते हैं ना। इसमें सबसे पहले के कुछ एफर्ट्स की हम लोग बात करें तो उनकी शुरुआत हुई थी 1969 में, जब दोनों कंट्रीज ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस किया था जिसको स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक यानी कि सॉल्ट 1 भी कहा जाता है। 1969 से 1972 के बीच में सॉल्ट 1 के अंदर बात होती रही इन लोगों में, और दो इसके अंदर एग्रीमेंट भी साइन किए गए। एक एग्रीमेंट था एएसएम यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, और दूसरा था इंटरिम एग्रीमेंट। इन शॉर्ट सॉल्ट 1 के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें सिर्फ जो लॉन्च व्हीकल्स होते थे उनको लिमिट करने की बात की गई थी। वॉरहेड पे अभी बात नहीं हुई थी, यानी कि जिससे मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है, चाहे वो सबमरीन हो या फिर मिसाइल लॉन्चर हो, सिर्फ उनको लिमिट करने की बात की थी। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जितने मिसाइल लॉन्चर्स यूएसए और यूएसएसआर दोनों बना चुके थे उनको कहा गया था कि आप बस यहीं पर रुक जाओ। उन मिसाइल लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय करने की या डिसमेंटल करने की बात अभी तक नहीं की गई थी। साथ ही साथ कुछ और भी लिमिटेशन थे इसमें, जैसे कि अगर कोई कंट्री दोनों में से आईसीबीएम बनाना चाहती है तो उसको उतने ही एसएलबीएम यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को डिसमेंटल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कोई भी आईसीबीएम कोई भी कंट्री जो बनाएगी उनकी रेंज इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो नॉर्थ वेस्ट रशियन बॉर्डर से नॉर्थ ईस्ट यूएसए के बॉर्डर तक का जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा हो। 26 मई 1972 को ये जो एग्रीमेंट्स थे ये साइन किए गए और 3 अक्टूबर 1972 तक इसको लागू किया गया। सिर्फ 5 साल के लिए एग्रीमेंट था, यानी कि 1977 तक इसकी एक्सपायरी थी, लेकिन इसके अंदर कुछ एग्रीमेंट उसके बाद भी चलेंगे ऐसा डिसाइड किया गया था। और 2002 में फिर यूएसए ने यूनिलैटरली उन एग्रीमेंट से भी विड्रॉ कर लिया, ये कहते हुए कि ऐसा करना जरूरी है अपने आप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। आप लोग को याद होगा कि 2001 में ही 9/11 हुआ था, तो मे भी ऐसा हुआ हो या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि इस ट्रीटी की वजह से ही ओसामा बिन लादेन या फिर बाकी मास्टरमाइंड जो थे 9/11 के वो सक्सेसफुल हो पाए थे। तो इसके बाद 1972 से ही यानी कि अभी सॉल्ट 1 ट्रीटी को साइन किया ही गया था, उसके बाद से ही सॉल्ट 2 पे बात होने लगी थी, यानी कि सेकंड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस होने लगा था दोनों कंट्रीज के बीच में, इनके पास जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म्स है उनको और तेजी से कम करने के लिए। सॉल्ट 1 के टाइम जितने भी एग्रीमेंट साइन हुए थे उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि जितने आप लोग डेवलप कर चुके हो बस उतने पे रुक जाओ, उससे ज्यादा नहीं डेवलप करने हैं। लेकिन सॉल्ट 2 में ये डिसाइड किया गया कि हम लोग इसकी जो संख्या है, जितने मिसाइल लॉन्चर है हम लोग के पास, उसको भी कम करेंगे। ये सारी बातें हो रही हैं मिसाइल लॉन्चर्स पे, अभी न्यूक्लियर वॉरहेड पे बात नहीं हो रही। न्यूक्लियर वॉरहेड तो दोनों कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब वो लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी अपनी बहुत तेजी से एडवांस कर रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। इसलिए शुरुआत जो है वो मिसाइल लॉन्चर को लिमिट करने से सही समझा गया। सॉल्ट 2 में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया और ज्यादा कमी की गई इसमें, लेकिन फिर हुआ क्या कि 24 दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया और उसके बाद यूएसए ने डिसाइड किया कि हम लोग इस ट्रीटी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये ट्रीटी साइन तो हो चुकी थी, लेकिन इसको कभी रेटिफाई और इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फिर 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं और उसके बाद से फिर कॉन्क्रीट एक्शन या फिर कॉन्क्रीट ट्रीटी जो है इस लाइन में साइन होने की शुरुआत हुई। सबसे पहले 8 दिसंबर 1987 को एक ट्रीटी जिसका नाम था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी को साइन किया गया। इसमें यह कहा गया कि कोई भी लैंड बेस्ड मिसाइल, चाहे वो न्यूक्लियर मिसाइल हो या फिर कन्वेंशनल मिसाइल हो, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से लेके 5500 किलोमीटर तक की होगी, उसको सबसे पहले तो दोनों कंट्री एलिमिनेट कर देगी। और इसमें भी न्यूक्लियर वॉरहेड को कम करने की बात नहीं की गई, सिर्फ लैंड बेस्ड मिसाइल जो हैं उनकी बात की गई पहली बार, और पहली बार उनको कम करने की बात की गई, यानी कि जितने हैं उसमें से कम करो। सिर्फ लैंड बेस्ड मिसाइल लॉन्चर सी से या फिर एयर से जो मिसाइल कैपेबिलिटीज है उनको कम करने की बात नहीं की गई। 1 जून 1988 से इन्फोर्स किया गया इस ट्रीटी को, और इसके अंदर दोनों कंट्री ने सीरियसली काम भी किया। अगले 3 साल में यानी कि मई 1991 आते आते तक दोनों कंट्री ने मिलकर लगभग 2692 मिसाइल एलिमिनेट किया था।
तो ये पहली कॉन्क्रीट ट्रीटी थी जिसके अंदर पहली बार रिडक्शन की बात की गई थी। लेकिन फिर 2014 में ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद यूएसए लगातार रशिया पे इल्जाम लगाने लगा कि रशिया जो है इस ट्रीटी के अंदर जो उसकी ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, इसको ब्रीच कर रहा है। और रशिया इसलिए क्योंकि यूएसएसआर के डिसोल्यूशन के बाद भी सारी कंट्रीज ने इस ट्रीटी के अंदर ऑब्लाइज करने से एग्री किया था। लेकिन फिर 2014 से लगातार यूएसए इल्जाम लगाने लगा और हर साल फिर उसके बाद से ये इल्जाम रशिया पे लगता रहा। फाइनली 2 अगस्त 2019 को यूएसए ने कंप्लीटली फॉर्मली इस ट्रीटी से विड्रॉल कर लिया। इसके बाद रशिया ने भी ऐसा ही किया और इस ट्रीटी के अंदर फिर 2019 के बाद से किसी भी कंट्री पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं लगाती है। इस ट्रीटी को ही टर्मिनेट कर दिया गया। इसके बाद 1991 में यूएसएसआर के डिसोल्यूशन से पहले ही 31 जुलाई को स्टार्ट ट्रीटी को साइन किया गया। ना हो सकता है ये सवाल आपके मन में आए कि जब ये आईएनएफ ट्रीटी थी तो ये स्टार्ट ट्रीटी की जरूरत क्या हो गई थी। तो इसके दो जवाब है। सबसे पहला तो आईएनएफ ट्रीटी जो है वो सिर्फ बात करती है लैंड बेस्ड मिसाइल के बारे में और दूसरा वो न्यूक्लियर वॉरहेड के बारे में बात नहीं करती है। स्टार्ट ट्रीटी जो साइन की गई थी उसमें सिर्फ लैंड बेस्ड मिसाइल ही नहीं बल्कि दोनों न्यूक्लियर वॉरहेड और डिलीवरी व्हीकल्स के लिए भी बात की गई थी। इसमें कहा गया था कि कोई भी कंट्री जो उसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है उसको 6000 से ज्यादा नहीं रख सकती और जो डिलीवरी व्हीकल्स है उसको 1600 से कम करने पड़ेंगे। 5 दिसंबर 1994 से ये इन्फोर्स हुई और इस ट्रीटी के अंदर फील्ड इंस्पेक्शन इंक्लूडिंग टेलीमेट्री का भी फ्रेमवर्क बनाया गया था। यानी कि एक दूसरे कंट्री की जो टीम है वो दूसरे कंट्री में जाके इंस्पेक्शन कर सकती हैं। तो इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया गया था। टीम बनाई जाएगी जिसके अंदर दोनों कंट्री के मेंबर होंगे और ये टीम जाके फिर एक दूसरे कंट्री में इंस्पेक्शन कर सकती है। 2009 तक इस ट्रीटी की एक्सपायरी थी और फिर 2010 में एक नई ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम रखा गया न्यू स्टार्ट ट्रीटी। लेकिन इस बीच स्टार्ट 2, स्टार्ट 3 और फिर शॉर्ट ट्रीटी इन सब पे भी बातचीत चली थी लेकिन इनमें से कुछ कभी नेगोशिएट नहीं हो पाई, कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। और शॉर्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुई थी लेकिन तब तक दोनों कंट्रीज ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग स्टार्ट मैकेनिज्म जो है उसी पे काम करेंगे, केवल उसमें जो वॉरहेड या फिर डिलीवरी व्हीकल्स के नंबर है उसको और कम कर देंगे। इसीलिए ये तीनों ट्रीटी जो है ये कभी आगे बढ़ी ही नहीं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि स्टार्ट 2 के बाद से ही डिलीवरी व्हीकल्स को छोड़ के न्यूक्लियर वॉरहेड को सिर्फ फोकस किया जाने लगा। स्टार्ट 2 ट्रीटी साइन हो गई, सब कुछ हो गया लेकिन यूएस सेनेट में ये कंप्लीटली रेटिफाई नहीं हो पाया, इसलिए इस ट्रीटी के साथ आगे नहीं बढ़ पाई दोनों कंट्री। उसके बाद स्टार्ट 3 फ्रेमवर्क जो है उसमें इन नंबर्स को और कम करने की बात की गई। उसमें वॉरहेड को 2000 से लेकर 2500 तक के लेवल तक ले जाने की बात की गई लेकिन ये ट्रीटी कभी प्रॉपर्ली नेगोशिएट ही नहीं हो पाई। फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रीटी आई जिसको मॉस्को ट्रीटी भी कहा जाता है। लेकिन ये ट्रीटी साइन हुई, रेटिफाई हो गया और इसका जो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था उसी दिन दोनों कंट्री ने डिसाइड किया कि हम लोग फिर से स्टार्ट ट्रीटी जो है उसी को लेके आएंगे, केवल उसमें जो वॉरहेड और डिलीवरी व्हीकल्स है उसके नंबर को और कम कर देंगे। इसलिए एक नई ट्रीटी बनाई गई जिसको न्यू स्टार्ट ट्रीटी कहा जाता है। और ये जो शॉर्ट ट्रीटी है इसको छोड़ने का मेन कारण ये था कि इसमें जो वेरिफिकेशन था, यानी कि पहले स्टार्ट ट्रीटी के अंदर जैसा कि इंस्पेक्शन का फ्रेमवर्क बनाया गया था, एक कंट्री के मेंबर्स दूसरे कंट्री में जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वो चीज इसमें प्रॉपर नहीं थी। इसीलिए इसको हटा दिया गया और इसको रिप्लेस कर दिया गया न्यू स्टार्ट ट्रीटी से, जिसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या 1500 और डिलीवरी व्हीकल्स की संख्या 700 पर लिमिट कर दी गई। 8 अप्रैल 2010 को ये ट्रीटी साइन की गई थी। फरवरी 2011 को ये इन्फोर्स किया गया था और 10 साल की यानी कि 2021 तक की इसकी एक्सपायरी थी। लेकिन 2021 में फिर दोनों कंट्रीज ने मिलकर इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया था। तो अभी तक ये सिर्फ एक लौती ट्रीटी बची थी जो कि ऑब्लिगेशन लगाती थी न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट के लिए दोनों कंट्री के ऊपर, क्योंकि बाकी सब पहले की ट्रीटी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया अलग अलग रीजन की वजह से खत्म हो चुकी थी। और इसीलिए रशिया का ये जो डिसीजन है सस्पेंशन का, ये और भी ज्यादा कंसर्न बन गया है सारी कंट्रीज के लिए, क्योंकि अब कोई भी कंट्री, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, जैसा कि यूएन के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है कि वर्ल्ड जो है इस समय विदाउट आर्म्स कंट्रोल के हो गया है ना। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि ये जो अनाउंसमेंट है रशिया का कि हम लोग अपने सारे ऑब्लिगेशन को सस्पेंड करते हैं इस ट्रीटी के अंदर जो भी थे, इसका मतलब क्या है? क्योंकि देखो इस ट्रीटी के अंदर ऑब्लिगेशन तो कई लगाए गए थे, टर्म्स तो कई थे कि अपने वॉरहेड जो है उसको कम करेंगे, जो लॉन्चर्स है उसको कम करेंगे, साथ ही साथ ये भी ऑब्लिगेशन था कि एक दूसरे के कंट्री के टीम को एक्सेस देंगे अपने यहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए, अपना जो डाटा है वो शेयर करेंगे कि हमारे पास इतने इतने न्यूक्लियर बम है, ऐसे ऐसे कैपेबिलिटी के हैं। तो जब इतने ज्यादा ऑब्लिगेशन हो इस ट्रीटी के अंदर और इसको सस्पेंड कर दे रशिया, तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? क्योंकि जो इंस्पेक्शन वाला क्राइटेरिया था वो रशिया कुछ महीने पहले ही कैंसिल कर चुका है। कुछ महीने पहले से ही वो यूएसए की टीम को अपने यहाँ एक्सेस नहीं देता है कि वो यहाँ पर आके इंस्पेक्शन करे।
तो ये चीज तो रशिया पहले ही से कर चुका है। अब फॉर्मली सस्पेंशन का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब या तो ये होगा कि रशिया अब जो डाटा शेयर वो खुद से करता था वो भी करना बंद कर देगा, या फिर ये भी हो सकता है कि रशिया और भी ज्यादा अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको डेवलप करने लगे, जो उसके डिलीवरी व्हीकल्स है उसको डेवलप करने लगे। हालांकि इसके चांसेस कम है, क्योंकि अभी जो इतने न्यूक्लियर वेपन है उतने ही काफी हैं पूरे अर्थ को कई बार डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन इस तरीके का अनाउंसमेंट, इस तरीके का सस्पेंशन कई ज्यादा अनसर्टेनिटी को पैदा करता है। और अगर रशिया सिर्फ डाटा शेयर करना भी बंद कर देगा तो भी बहुत ज्यादा कंट्री को एक दूसरे पे ट्रस्ट था वो कम हो जाएगा, और भी फियर का इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा ये वर्ल्ड में, जिसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जैसा कि यूएन के स्पोक्स पर्सन ने कहा है, कैटास्ट्रॉफिक भी हो सकता है। क्योंकि डर के मारे यूएसए को भी हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, अपने जो मिसाइल से उसको एक्टिव रखना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो ये थी पूरी डिटेल गाइस। इसके साथ साथ एक और ट्रीटी इसी से रिलेटेड है, उसको भी जान लो आप लोग। और ट्रीटी का नाम है ओपन स्काई ट्रीटी। ये ट्रीटी भी नाटो और वॉर्सो पैक्ट के जो मेंबर्स थे उनके बीच में साइन की गई थी। इस ट्रीटी के अंदर ये कहा गया था कि हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए सामने वाली कंट्री की अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स को आने देंगे अपनी कंट्री में और इनको सर्विलेंस करने देंगे। लेकिन 2020 में यूएसए ने इस ट्रीटी से एग्जिट कर लिया और 2021 में फिर रशिया ने भी इस ट्रीटी से एग्जिट कर लिया। तो अब इन लोग की जो एरियल व्हीकल्स है वो भी जाके सर्विलेंस नहीं कर सकती एक दूसरे के एयर स्पेस में। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।